नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो वायदा बाजार के होते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन आज एक अहम दिन भी है। असल में हम एक्सपायरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ठीक एक्सपायरी से पहले जो ऑप्शंस ट्रेडर है उनके लिए बहुत अहम एक फैसला सेबी का है। ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके इसको सब भूल गए क्योंकि मामला जनवरी का था। लेकिन इस जनवरी से लेकर अब मार्च के बीच बीच में आते आते फिर से बात उठी है कि क्या डू नॉट एक्सरसाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक्सचेंजेस इसको 30 तारीख के बाद हटा रहा है। डू नॉट एक्सरसाइज नाम से ही आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि डू नॉट एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप अब इसको एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो अब आपको पेनल्टी या फिर जो भी इसका खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसके कुछ एक पॉइंटर्स बनाए इसको आसान भाषा में आपके सामने रखने के लिए। वो सारे के सारे पॉइंटर्स एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। मैं उन्हीं सभी पॉइंट्स को आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। करीब 10 से 12 पॉइंट्स होंगे जब अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे पहला पॉइंट है, 30 मार्च के बाद ये लागू हो जाएगा एक्सचेंजेस की तरफ से, यानी कि नई सीरीज में अप्रैल में जब आप जाएंगे 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी इस वन डे बिफोर हो रही है। इस बार बुधवार की एक्सपायरी है, 30 तारीख को रामनवमी की छुट्टी की वजह से वन डे बिफोर हो जाएगा ये काम आते। दूसरा, जब ऑप्शंस के सौदे समय पर आप काटने होंगे, ये दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि आपको ऑप्शंस के सौदे समय पर काटने होंगे। ये जो हमने लिखा आपके सामने दूसरा पॉइंट, समय पर नहीं काटेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इन द मनी सौदे, इन द मनी का मतलब होता है कि मान लीजिए 450 की कोई चीज है, वो 450 के नीचे आ गई तो इन द मनी हो गई। एट द मनी जहां पे हम खड़े हैं, आउट ऑफ द मनी इसके ऊपर जाके, तो इन द मनी यानी कि जो भाव के नीचे के रेट में आ गई वो इन द मनी कॉल है, उसको काटना जरूरी होगा। इससे पहले तक एक्सचेंज अपने आप काट देती थी। अगर आप उसको कोई कमांड नहीं करोगे, ब्रोकर्स का सॉफ्टवेयर का टर्मिनल ऐसे बने होते थे कि आप कोई कमांड नहीं दोगे अपने आप सौदा कट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि डू नॉट एक्सरसाइज हटा रहा है एक्सचेंजेस, तो आपको खुद से एक्सरसाइज करनी होगी। एक और पॉइंट, आपको सौदे 3:30 से पहले पहले काट लेने होंगे। वैसे तो कईयों के सॉफ्टवेयर ये अलाउ करते हैं कि 3:15 3:20 तक मैक्सिमम आपको इंडेक्स का मिलता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर भी या तो ये ऑप्शंस दे दें, आपको तरीका दे दें कि भी हम बटन दबा देते हैं कि हमको डू नॉट एक्सरसाइज लेना है या नहीं लेना, बड़ा जो भी है। अगर नहीं है, मान लीजिए ऑप्शंस आपको तरीका नहीं दे रखा, तो आप ये मान के चलिएगा 3:30 से पहले स्टॉक्स के ऑप्शंस, इंडेक्स के ऑप्शंस वो काटने ही होंगे आपको अपने आप से, सारे 0-0 करने होंगे। तो दो तरीके होते हैं 0-0 करने के, प्राइस और वॉल्यूम, दोनों तरीके से 0 होना चाहिए। यानी कि कोई भाव में सामने भाव भी होने चाहिए और वॉल्यूम प्राइस भी होगा, आप उसको 0 कीजिए। एक और बात, ब्रोकर देखा जाए तो 80% बढ़ जाती है वो फिर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने आपके लिए सिंपल भाषा में नोट करके रखे हैं ताकि आप इसको एक बार समझ लें अच्छे से सारे पॉइंट्स। अजीत मिश्रा मेरे मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं, फिर हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ऑप्शंस वाले सावधान, हमने नाम भी सिर्फ यही रखा था, ऑप्शंस वाले सावधान हो जाए, नहीं तो फिर आपकी जेब कटनी ऑलमोस्ट तय हो जाएगी। अजीत सर, जो पॉइंट्स हमने रखे हैं इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, और आपने इससे क्या रीड लिया, आपने इससे क्या सीख रहे हैं? ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि एक्सपायरी के टाइम पे अगर आप इन द मनी में हैं तो आपको वेट नहीं करना है कि एंड होने देते हैं या फिर क्या, आपको खुद ही पोजीशन को काटना है और ज्यादा टाइम तक वेट भी नहीं करना है। तो आपको सिंपल है कि आप थोड़ा भी प्रिकॉशन रख के चलेंगे तो वो चीजें सही रहेंगी। जहां भी थोड़ा भी आपने ध्यान हटाया कि ठीक है कि अभी मैं थोड़ी देर की बात करता हूँ इस चीज को, तो शायद चैलेंजेस आ जाएंगे। तो आपको देखिए ये चीज का ध्यान रखना है कि या तो आप लास्ट वीक में उसको करें ही ना, आप नेक्स्ट मंथ में जाके आप उसको ट्रेड करें। बट यहाँ लिक्विडिटी का एक चैलेंज आता है, इसकी वजह से ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि उसको कंटिन्यू करते हैं सेम मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो कोशिश करिए कि लास्ट वीक में अगर आप हैं तो नेक्स्ट वीक मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप ट्रेड करते हैं, लिक्विड अगर स्टॉक्स हैं, तो ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगी इसमें। ठीक है, इसमें मैं 2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। टिपिकली क्या होता है कि ऑप्शंस जो होती है इंडेक्स की वो वीकली होती है, बट स्टॉक्स की ऑप्शंस वीकली नहीं है। तो स्टॉक वालों के लिए कुछ ज्यादा वैसी कोई बड़ी परेशानी नहीं आ रही, उनको तो पता ही है। लेकिन जो इंडेक्स का वॉल्यूम बहुत आता है आज की डेट में, और वीकली ऑप्शंस बहुत ही कॉमन है, और हम भी आपके सामने कई बार ऑप्शंस रखते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंडेक्स वाली ऑप्शंस है वहां पे ज्यादा सतर्क रहें जो इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वीकली ऑप्शंस का भी सिस्टम स्टॉक्स के फ्यूचर्स में नहीं है।
तो इंडेक्स वाले लोगों को ज्यादा सतर्कता रहना है इसके अंदर। एक और पॉइंट, आपको अगर शिफ्ट करना ही है तो आप ऐसा कीजिए, या तो लंबी अवधि वाला ले लीजिए, नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए आज से एक्सपायरी, जैसे आज 23 तारीख के ऑप्शंस गलने जा रही हैं, तो आप चले जाइए 29 तारीख वाली ऑप्शन से अभी इसी समय ही। बोले सर उसमें तो प्राइस डिफरेंस बहुत आता है, हम यहाँ पे काट रहे हैं 10 रुपए की चीज, वहां पे खरीदेंगे 40 रुपए की चीज, ऑलरेडी 30 रुपए तो हम वैसे ही महंगा कर लेंगे अपनी सेम ऑप्शंस के स्ट्राइक को, तो बॉस वो टाइम डिके तो जाएगा। ऑप्शंस का मतलब ही है, इसलिए ऑप्शंस के बारे में स्टडी समझना बहुत जरूरी है। एक्सचेंजेस चाहता है कारोबार तो बने, लेकिन समझाएं कैसे, तो इसका तरीका आप इनडायरेक्टली पेनल्टी के तौर पर भी समझ सकते हैं कि आपको ऐसी प्रोसेस में फंसा देगा कि आप हमेशा से सावधानी बरतेंगे। तो ये हमने आपके सामने इंडेक्स ऑप्शंस का जो डू नॉट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है आपके सामने रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं। इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं आज के मान अजीत से। अजीत सर, एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका व्यू पॉइंट। अच्छी बात यह है कि फेड के इवेंट से पहले 17,000 थे, इवेंट के बाद भी 17,000 है। बुरी बात यह है कि इवेंट पास ऑन हो गया, क्वार्टर परसेंट ही चाहिए था उतना ही आया, कमेंट्री उतनी भी हार्श नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 17,200 पार नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यह है कि हर्डल हर चरण पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जिस तरीके से हमने गिरावट देखी थी 17,800 से 850 तक के लोज ऑलमोस्ट टेस्ट करके, इसके बाद हम ये रिकवरी देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक रिकवरी, एक रिबाउंड ही है। जैसे आपने बताया कि 17,200 एक हर्डल बना हुआ है और इस इवेंट के बाद भी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे रीजन है। बेसिकली सबसे पहला रीजन तो ये है कि ग्लोबल मार्केट की तरफ से स्टेबिलिटी नहीं है, जिसको हम काफी हद तक क्लू लेके चलते हैं। एक दिन आप पॉजिटिव देख रहे हैं, अगले दिन आपको वही नेगेटिव गैप डाउन दिख रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे कि आपको अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरा, आप इंडेक्स मेजर्स की अगर बात करें तो निफ्टी बास्केट में केवल 18 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर हैं, बाकी करीब 32 स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक आप इस रेशियो को इंप्रूव होते हुए नहीं देखेंगे, तब तक एक सस्टेन्ड रिबाउंड और एक डिसाइसिवनेस नहीं दिखेगा। तो ऑब्वियस जैसे हमने देखा कि रिलायंस में एक दिन रिकवरी आई कल के सेशन में, तो फिर वो उसने थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट किया, बट एट द सेम टाइम आपको आईटी मेजर्स में नेगेटिविटी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है बाजार में ड्यू टू ग्लोबल न्यूज लार्जली, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिकवरी तो है बट मूड बहुत ज्यादा कॉशियस है। तो यही हमको दिख रहा है कि इंडेक्स में अभी ये टोन कंटिन्यू रहेगी। आज एक्सपायरी के बाद 17,200 के ऊपर की पॉसिबिलिटी बनेगी, जिस तरीके से आज हम होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 17,300 350 तक के लेवल्स को रीटेस्ट करें, उसके बाद शायद आपको एक गिरावट देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ तो ये लग रहा है कि कंसोलिडेशन सर पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगा मार्केट में। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिम्पी की, जो कि बैंकिंग इंडेक्स अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, वहीं पे ट्रेड कर रहा है करीब 40,050 के जोन पे। ये एक इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से एक मेक अ ब्रेक रहेगा, बिकॉज हम सबको पता है कि बैंकिंग की वेटेज या फाइनेंशियल्स की वेटेज पुट टुगेदर करीब 40% है। तो जब तक कि यहाँ पे डिसाइसिवनेस बनी हुई है, तब तक आप मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी सपोर्ट अगर आपको आईटीसी, रिलायंस इन सबसे मिल गया तो फिर आप ये 17,350 तक के लेवल्स रीटेस्ट कर पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ आपको पॉजिटिव बायस के साथ ही रखना है, बट ज्यादा अपसाइड नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन प्लान ना करें। ठीक है, तो हम एक काम करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे होल्ड का ठप्पा लगा दिया जिस सर, ये ज्यादा ठीक रहेगा। पोजीशन बाय भी नहीं करेंगे और सेल भी नहीं करेंगे। सेल करने के फिलहाल अभी थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि बाजार अपने मेक ब्रेक वाले जोन से निकलने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों को होल्ड कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है और उनका सौदा भी प्रॉफिट में चल रहा है, ग्रिप में है। उन लोगों के लिए तो ठीक है ये, लेकिन कोई आदमी नया आ रहा है तो सामने एक बात ध्यान रखा जाए, रेजिस्टेंस भी खड़े हुए हैं। जैसे 17,200 इसके पास है, 40,200, 40,500 उसके पास है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। आप ये बात बोलेंगे सर आप तो कह रहे हैं मार्केट तो ठीक है, फिर हमको आने से मना क्यों कर रहे हैं? आने से सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। जितना पैसा आप कमाना चाहते हो उतना गंवाने के लिए सामने रख देंगे तो फिर ठीक है, फिर तो आप आ जाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को कमाना ज्यादा है गंवाना कम है, तो फिर आपके लिए इस समय ठीक नहीं है। इसलिए होल्ड का हमने ठप्पा लगाया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। अजीत सर ठीक है ना, यही बात है मोटा मोटी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 17,200 के ऊपर आप निफ्टी में डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेश पोजीशन अगर आप सोच रहे हैं तो। अदरवाइज एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करिए 17,100 के स्टॉप के साथ। ठीक है, 17,100 के स्टॉक के साथ कीजिएगा। अच्छी बात जैसे हमने आपको शुरुआत में बता रही थी कि 17,000 को बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शंस का डाटा देख के भी ऐसा लग रहा है, कल का भी हमने डाटा चेक किया। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, सुबह हमने बताई थी 40,000 की कॉल और पुट कल दोनों टूट रही थी। तो आज सुबह सुबह फेड जो भी फैसला लेके आता,
अगर वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता ना तो आप देखते हैं वापस रिकवरी आना डैम श्योर दिख ही रहा था मार्केट के अंदर। तो ये कल का जो ऑप्शंस का डाटा उसने काफी हद तक क्लियर कर दिया था कि फेड का फैसला अगर आ जाता है वही जो मार्केट सोचता है तो बाजार अपना बॉटम बना के वापस थोड़ा ऊपर आएगा। हालांकि इतनी फोर्स से ऊपर नहीं आ रहा बट फिर भी है ऊपर। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं सीधा। इंडेक्स का व्यू आपके सामने क्लियर हो गया। तेजी वाले शेयर अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक सर मारुति है और दूसरा इंडसइंड बैंक है, जरा दोनों को चेक कर लीजिए। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है, ताजा खरीदारी। बिल्कुल देखिए मारुति में काफी एक अच्छी गिरावट की बात करें। 9,000 से आपने 8100 तक के लेवल टेस्ट होते हुए दिखे और एज ए डिस्क्लोजर आज हमने मॉर्निंग में अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, वहां पे पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं। बट अभी भी टोन पॉजिटिव साइड पे ही लग रहा है। जिस तरीके से आपने रिकवरी देखी है काफी लंबे करेक्टिव फेज के बाद, तो यही जोन है जहाँ पे कि लास्ट टाइम आपने मारुति को रिबाउंड होते हुए देखा था, करीब 8100 तक आया था ये स्टॉक इन दी मंथ ऑफ दिसंबर, और वहीं से आपने रिबाउंड देखा था। तो ये रिबाउंड है और इसको आपको ब्रेक करना है तो आप करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 8250 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और करीब 8450 से 8500 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा आपने इंडसइंड बैंक बोला डिम्पी? हाँ सर, दूसरा मेरा जो कॉल है वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लास्ट वीक के टॉप लूजर में था ये निफ्टी 50 के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 11% की कट थे इसमें। तो जैसे एक रिबाउंड है मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंकिंग में एक्सेस और आईसीआईसीआई दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स। ओके ठीक है, तो दोनों में से फिर एक काम करते हैं, हम सिर्फ मारुति पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और इंडसइंड बैंक को फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। आज का बिल्डअप भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, एक बात और ध्यान रखिएगा। अब हम एक्सपायरी वाले वीक की तरफ जा रहे हैं। 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरीज और वन डे बिफोर भी है, तो इसमें ना अब आपको थोड़ा ऑटो वाले स्टॉक्स का ध्यान रखना होता है। जब एक्सपायरी हो आपकी 28, 29, 30 या 30, 31 के आसपास, तो इसमें ना कॉम्बो इफेक्ट बनता है ऑटो काउंटर्स में। सेल्स के नंबर आते हैं, ठीक उससे पहले एक्सपायरी होती है, तो टिपिकली जो ज्यादा शॉर्ट्स होते हैं ना वो कवर होने के लिए सिस्टम में आते हैं। और खासकर उस समय जब ज्यादा होगा जिसमें फेस्टिवल सेल्स इंक्लूड होके आ रही हो, जैसे पीछे काफी शादियां थी तो फेस्टिवल सेल इंक्लूड होके आएंगी। तो इस बार मारुति के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2450 आपका टारगेट, 2250 आपका स्टॉप लॉस है। ये एक हमारा अपना एनालिसिस है जो मैंने कई बार किया है। ऑटो स्टॉक्स की एक्सपायरी अगर मान लीजिए डेरिवेटिव एक्सपायरी 30 तारीख के आसपास की है, ऑटो स्टॉक्स के सेल्स के नंबर आने हैं और उससे पहले वाला जो क्वार्टर है या सेल्स का नंबर है उसमें सेल त्योहारों की सेल्स भी आने वाली है, वो डैम श्योर ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। अगर गिरे हुए तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लस करना बनता है उनको। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं सिर्फ आपके सामने बात रख रहा हूँ। और मारुति सुजुकी पे रिकमेंडेशन। इंडसइंड बैंक को छोड़ के शॉर्ट कवरिंग के अजीत सर 2 पॉइंट है, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स। एक बार जरा इसको आप चेक कर लो। और तो देखिए डिम्पी, टाटा मोटर्स डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक क्रिटिकल लेवल के पास आ चुका है, जहाँ पे कि मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर है करीब 425 पे। अगर इसको ही निकाल पाएगा तो डेफिनेटली आपको ये रिकवरी स्ट्रेंथन होते नजर आएगी, जिस तरीके से हम मारुति में देख रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से इसको आपको अवॉइड करना है। 425 के ऊपर आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिंडाल्को में भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आपको थोड़ा सा डिप पे मिले करीब 395 के पास, तो वहां पे अटेम्प्ट करें। कोई रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आपका शॉर्ट टर्म एवरेजेस का रेजिस्टेंस करीब 408 पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। तो अगर थोड़ा फेवरेबल चाहते हैं तो 395 के पास एक डिप का वेट करिए। 392 का स्टॉप लॉस रहेगा 406 के टारगेट्स के लिए। 392 का स्टॉप लॉस लगा के 410 तक के टारगेट आप मोटा मोटी इसमें देख सकते हैं हिंडाल्को पे। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे ना तो ऑटो कंपनीज आपने दोनों में देखी है, शॉर्ट कवरिंग में भी दिखी और फ्रेश लॉन्ग में भी दिखी। अब आपको इसी से आइडिया लग गया होगा कि आज ऑटो का चंक काफी स्ट्रांग है मार्केट के अंदर, और हो भी क्यों ना। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको जहां भी दिखेगी वो धीरे धीरे करके ऑटो में सबसे पहले आएगी। तो आप हिंडाल्को पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस, मारुति पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस और टाटा मोटर्स पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। एक और चीज, टाटा मोटर्स ना जब से 400 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, इसका ये बेंचमार्किंग है। कोई मान लीजिए पोजीशनल है, उसको 2-4 दिन 5 दिन का सौदा नहीं लेना, उसको तो सिर्फ लेके बैठे रहना है या थोड़ा संभलना है। तो उसके लिए यहाँ से जो टाटा मोटर्स का लेवल है 400 रुपए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे टिपिकली जाता नहीं है, ये जाएगा भी तो सिर्फ 1-2 रुपए नीचे जाएगा, फिर से रीगेन कर लेगा टाटा मोटर्स को। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
मंदी वाले सौदे जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं, फिर अजीत सर के आज के ट्रेड भी चेक करेंगे। मंदी वाले सौदे एक बार लेके आइए सामने। तो L&T टेक है और गोदरेज प्रॉपर्टीज है, दो ऐसे ट्रेड है जहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स हैं। एक बार जरा चेक करेंगे सर इन दोनों में क्या करें। देखिए LTI तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रेंज में नेगेटिव साइड पे ही बायर्स के साथ ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि अभी रेंज में ही रहेगा नियर टर्म में, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक हमने कौन सा बोला डिग्री? दूसरा स्टॉक है सर LT गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज, हाँ देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी बल्कि अपने ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है। अगर मैं रियलिटी स्टॉक्स की बात करूं तो ज्यादातर जो ढंग के स्टॉक्स हैं वहां पे आपको रिकवरी दिख रही है, चाहे वो DLF की बात हो चाहे प्रेस्टीज की बात हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रेशर दिख रहा है और मेरे हिसाब से जिस तरीके से इसमें अभी टोन है, तो अभी जो प्रीवियस स्विंग लो बनाया था इसने करीब 1060 के अराउंड का, वो ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे आप बट फ्रेश लेवल पे एंट्री नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज करीब 1100 पे दोबारा आपको एक बाउंस मिल रहा है तो वो अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस करीब 1121 का है। तो वो देखते हुए आपको बाउंस पे सर की रिकमेंडेशन है करीब 1100 पे 1120-21 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आपका जो टारगेट होगा करीब 1060-1050 का होगा। ओके ठीक है, रिस्क लॉट ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको हमने लेवल्स दे देंगे, आप जरा नोट कर लीजिएगा। 1121 एक स्टॉप है और 1060 आपका एक टारगेट है। थोड़ा ऊपर जाने पे शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टी पे रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ थोड़ा पिटा हुआ शेयर है। जो इन्वेस्टर है जिनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है वो इस तरह के छोटे मोटे ट्रेड के अंदर ना भी घुसे तो ज्यादा ठीक है, वो तो अपने ट्रेड के साथ एज इट इज बरकरार रहे। जी सर आपकी कॉल्स, आपके रिकमेंडेशंस। तो देखिए मार्केट जिस तरीके से अभी यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो FMCG स्पेस में से एक नाम गोदरेज कंज्यूमर का, जहां पे कि आपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखी है। ऑफ लेट एक ब्रेकआउट देखा आपने एक ट्रायंगल पैटर्न से और उसका रीटेस्ट हुआ है, वहीं पे एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है मुझे। तो यहाँ 940 के स्टॉक के साथ 975 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक टाइटन का, यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। स्टॉक ने अपने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद जो मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर वहां पे एक बेस फॉर्म किया है और दोबारा से नेक्स्ट लेग के लिए तैयारी है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में करीब 25 से 50 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2490 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो टाइटन और गोदरेज CP आपके लिए हो गए दो ट्रेड जो अजीत सर ने दिए। कोई ऑप्शंस का तो सौदा नहीं है ना सर? ऑप्शंस नहीं है ना, कुछ छोड़ दें? जैसे हमने बताया कि अभी मार्केट में ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। बाकी स्टॉक्स ऑप्शंस अभी उतना ज्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई पोजीशन होना है। ठीक है, ऑप्शंस छोड़ देते हैं। ऑप्शंस के अंदर अगर आप वैसे भी संभल कर ट्रेड किया कीजिए इस समय, थोड़ा वॉलेटाइल भी है और दूसरा उसमें रेगुलेशंस भी बढ़ रहा है, जैसे शुरुआत में भी हमने आपके लिए बताया। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन दोनों ही सौदों पे क्या किया जाए। फिलहाल इस समय बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर आके स्पॉट फ्यूचर्स दोनों है और निफ्टी भी आके कोशिश कर रहा है कि 17,200 को एक बार रीटेस्ट करके इसके ऊपर क्लोज देते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।